नमस्कार, मैं हूं अनु सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात होगी निकाय चुनाव की, जिस पर सूबे की सरकार कोर्ट और वोट के बीच बुरी तरह से फंस गई है, क्योंकि विपक्ष सरकार को पिछड़ा विरोधी बता रहा है। हालांकि सरकार ने ओबीसी आयोग की टीम का गठन कर दिया है, लेकिन आरक्षण पर शुरू हुई लड़ाई अब बढ़कर दलित आरक्षण तक पहुंच गई है, क्योंकि समूचा विपक्ष लामबंद है। वहीं बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, जिसमें आ रही भीड़ सूबे की सरकार विदेशी ताकत बता रही है। वहीं बात करेंगे इरफान सोलंकी की, जिनकी मुश्किल फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब 8 साल पुरानी एक कुंडली खुलती नजर आ रही है। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और आज विश्लेषण में सबसे पहले बात महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से नहीं ली सीख, कैसी होगी निकाय की गलती ठीक? ये सवाल इस वक्त सूबे की योगी सरकार के सामने खड़ा हुआ है, जो कह तो रही है कि निकाय का चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं होगा, लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर सरकार से ऐसी गलती कैसे हुई, क्योंकि बात उस वोट की है जो बीते 8 साल से भाजपा का राज तिलक करता आया है। वहीं बड़ी बात यह है कि आरक्षण को लेकर भाजपा का इतिहास ठीक नहीं रहा है। अब सवाल इस बात का है कि जिस ओबीसी वोट को पाने के लिए भाजपा ने इतनी मेहनत की, क्या उस मेहनत पर पानी फिर गया है या फिर अभी भी गुंजाइश बाकी है? निकाय चुनाव पर फंसी सरकार, विपक्ष को मिला हथियार। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से नहीं ली सीख, निकाय की गलती कैसे होगी ठीक? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कोर्ट और वोट के बीच बुरी तरह फंस गई है, क्योंकि जिस ओबीसी वोट के दम पर भाजपा यूपी से दिल्ली की सत्ता को साधती रही, अब उसी वोट को लेकर ऐसी गलती हो गई कि सरकार समझ नहीं पा रही कि आखिर इस गलती को ठीक कैसे किया जाए। क्योंकि एक तरफ सरकार कह रही कि बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव नहीं होगा, फिर चाहे इसके लिए उसे सुप्रीम कोर्ट ही क्यों न जाना पड़े। उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के बिना संपन्न नहीं होंगे। ये उत्तर प्रदेश सरकार का स्पष्ट निर्णय है। तो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, हमारी सरकारों का संकल्प है, हम सबको साथ लेकर चलेंगे और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। पिछड़े वर्ग का आरक्षण विधि सम्मत आरक्षण के आधार पर सरकार चुनाव संपन्न कराएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जाना और ओबीसी आरक्षण की गलती को सुधारना इतना आसान है? क्योंकि कोर्ट ने सरकार को तुरंत चुनाव कराने को कहा है, और अगर सरकार ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराना भी चाहती है तो इसमें एक लंबा वक्त लग सकता है और चुनाव अप्रैल मई तक खिंच सकता है। और उससे भी बड़ी बात यह कि अगर सरकार को ओबीसी आरक्षण की इतनी फिक्र थी तो इसकी तैयारी वक्त रहते क्यों नहीं की? और सबसे बड़ी बात यह कि यूपी सरकार ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से कोई सीख क्यों नहीं ली? क्योंकि यूपी अकेला नहीं है जहां ओबीसी आरक्षण पर मामला फंसा है। इससे पहले महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार में भी ऐसा हो चुका है। लेकिन यूपी में ये बात इसलिए बड़ी है कि यूपी मंडल और कमंडल का सबसे बड़ा गढ़ रहा है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्य सरकार ने जो व्यवस्था दी थी, अब उसमें खुद ही घिर गई है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन रद्द कर दिया है। विपक्ष इसको लेकर सरकार पर हमलावर है। अब राज्य सरकार भी कह रही है कि ओबीसी आरक्षण के बगैर निकाय चुनाव नहीं कराए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने आयोग का गठन भी कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार बीते 5 सालों से इस प्रक्रिया के बगैर सारे चुनाव करा रही थी, तो अब क्यों चेती? हाई कोर्ट में मुंह की खाने के बाद सरकार की नींद क्यों टूटी? बड़ी बात यह है कि आरक्षण को लेकर भाजपा का इतिहास ठीक नहीं रहा। 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत का आरक्षण को लेकर दिया बयान भाजपा की हार की एक वजह माना गया था। उसके बाद से आरक्षण के दूध की जली भाजपा हर बार छाछ भी फूंक फूंक कर पीती रही। और अब यूपी में ओबीसी आरक्षण की चूक कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि विपक्ष एकजुट होकर भाजपा को पिछड़ा विरोधी बता रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी काम किए उसने।
भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। इन्हें संविधान की किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। अधिसूचना के लिए चैलेंज खड़ा करते हैं। सुनवाई के बाद जो चीज़ निकल के आई है वो ये ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस कर रहे हैं हम लोग, ये सरकार पिछड़ों का हक मारना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि जो संवैधानिक अधिकार पिछड़ों को मिला है मंडल कमीशन के आधार पर, उन्हें पूरा मिलना चाहिए। हालांकि भाजपा की छवि पिछड़ा विरोधी ना बने, इसके लिए यूपी सरकार ने अपने तमाम ओबीसी जाति से आने वाले मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है, जो बता रहे हैं कि भाजपा पिछड़ा विरोधी बिल्कुल नहीं। पार्टी पिछड़ा विरोधी है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े वर्ग से आता है, उप मुख्यमंत्री बना है लगातार दूसरी बार, तो उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, सहन ही नहीं हो रहा है। जब एक केशव प्रसाद मौर्य को नहीं सहन कर पा रहे हैं तो वो प्रदेश को क्या सहन करेंगे, प्रदेश के पिछड़ों को क्या सहन करेंगे। वो एक परिवार की राजनीति करते हैं। इतनी संख्या भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, निषाद पार्टी और अपना दल और भारतीय जनता पार्टी में सर्वाधिक पिछड़े विधायक हैं। और वही समाजवादी पार्टी में देख लीजिए, सर्वाधिक जो विधायक हैं वो मुसलमान हैं। तो कहने के लिए तो पिछड़ा है, लेकिन सर्वाधिक विधायक किसके हैं समाजवादी पार्टी में। जब वो आते हैं तो केवल यादव नजर आते हैं, लेकिन तब पिछड़े के सारी जातियां भूल जाती हैं। सरकार और पार्टी नगर निकाय चुनाव विधि सम्मत तरीके से सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व के साथ संपन्न हो, ये सरकार की और पार्टी की प्राथमिकता है। माननीय न्यायालय के परिप्रेक्ष्य में सरकार आयोग गठित करके और जल्दी से जल्दी ट्रिपल टेस्ट कराकर सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व के साथ चुनाव संपन्न कराने का कार्य सरकार का भी है और हमारी पार्टी की प्राथमिकता भी है। सरकार ने भी मोर्चा खोल दिया है। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद सबसे पहले सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया कि निकाय चुनाव आरक्षण निर्धारित होने के बाद ही कराए जाएंगे, यानी ओबीसी का जब आरक्षण तय हो जाएगा, जो उसकी प्रक्रिया है, उसके बाद ही निकाय के चुनाव कराए जाएंगे, जिससे किसी का भी अधिकार न छिने। इसके साथ ही सरकार में जितने भी पिछड़े वर्ग के मंत्री हैं वो भी अब इस मैदान में कूद चुके हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर जो सहयोगी दलों में मंत्री है, जो सहयोगी दलों के साथी हैं, फिर चाहे बात संजय निषाद की हो या आशीष पटेल की, वो भी लगातार समाजवादी पार्टी, बसपा, इन सब के ऊपर निशाना साध रहे हैं। अब सवाल इस बात का है, जिस ओबीसी वोट को पाने के लिए भाजपा ने इतनी मेहनत की, क्या उस मेहनत पर पानी फिर गया है? इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भाजपा को पहले सवर्ण और शहरी वोटर की पार्टी माना जाता था, जबकि ओबीसी वोट पर क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व था। लेकिन 2014 के बाद से वोट के इस गणित में बड़ा बदलाव आया। चुनाव यूपी का हो या केंद्र का, पिछड़ा वोट बहुतायत में भाजपा को ही मिलने लगा। ये भाजपा की कुशल रणनीति और ओबीसी वोट में सेंधमारी ही थी कि पिछड़े वोट पर भाजपा विरोधियों की रणनीति ठाए ठाए फिस होती गई। लेकिन अब हाईकोर्ट के एक फैसले ने उस वोट को लेकर विपक्षी दलों के मन में उम्मीद जगा दी है, जो यूपी में सबसे बड़ा गेम चेंजर माना जाता है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या ओबीसी आरक्षण पर चूक विपक्ष को बैठे बैठाए एक मौका देना है या सिर्फ ये संयोग है। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा। आरक्षण पर छिड़ी लड़ाई ओबीसी से दलित आरक्षण पर आ गई है, क्योंकि विपक्ष को जो बैठे बिठाए मौका मिला है उसे विपक्ष हाथ से जाने नहीं देना चाहता। क्योंकि अखिलेश जहां ओबीसी के बाद दलित आरक्षण खत्म होने की बात कह रहे हैं, वहीं बसपा, कांग्रेस और आप जैसे दल आंदोलन की बात कह रहे हैं। लेकिन यूपी सरकार विपक्ष के सामने घिरने के मूड में नहीं है, क्योंकि एक तरफ सरकार ने अपने सभी ओबीसी मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है, वहीं एक दिन के भीतर ओबीसी आयोग का गठन भी कर दिया, जिसमें 5 सदस्य ओबीसी बिरादरी से हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या इससे डैमेज कंट्रोल होगा? आरक्षण की लड़ाई ओबीसी से दलित तक आई। विपक्ष ने किया आंदोलन का ऐलान, निकाय के मोर्चे पर घमासान। ओबीसी आरक्षण पर जहां एक तरफ सरकार घिरी है, वहीं समाजवादी पार्टी आरक्षण के मोर्चे पर पिछड़ों से दलितों को साधने में जुट गई है। इसे अखिलेश यादव के इस ट्वीट से समझ सकते हैं, जिसमें अखिलेश ने ओबीसी आरक्षण के साथ साथ
दलित आरक्षण को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। बात इतनी भर नहीं है, अब अखिलेश आरक्षण की इस लड़ाई को लेकर एक बड़ा आंदोलन शुरू करने की बात कह रहे हैं। यानी पहले आरक्षण के लिए लड़ाई हुई और अब आरक्षण बचाने की लड़ाई होगी। निश्चित रूप से ये पिछड़ा विरोधी है। जितनी सरकारी नियुक्तियां हैं उसमें आप परीक्षण करा लीजिए कि पिछड़ों को जो मिलने वाला अनुमन्य आरक्षण है वो कितना है, और ये अब इसमें राजनीतिक पदों में आ गए हैं। इस पर भी ये खेल करना चाहते हैं। राज्यों का उदाहरण सामने था, फिर भी यहाँ पर पहले ट्रिपल टेस्ट का या आयोग के गठन का फैसला क्यों नहीं, क्या लगता है? तो यही तो इसी बात पर तो हम लोग कहते हैं कि अगर इनकी नीयत साफ होती तो ये पहले ही ट्रिपल टेस्ट करा करके समय से चुनाव करा देते। दरअसल अखिलेश यादव ने आरक्षण को बचाने के लिए दलितों से सपा का साथ देने की अपील की है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को मुस्लिम और ओबीसी का वोट तो मिला ही था, लेकिन दलितों के मोर्चे पर कमी रह गई थी। और अब अखिलेश इसे ओबीसी आरक्षण पर छिड़े सियासी संग्राम के जरिए ठीक कर लेना चाहते हैं, ताकि यादव मुस्लिम वोट की गठरी दलित वोट से भारी हो सके। इसीलिए ये संदेश दिया जा रहा कि सपा ही अंबेडकर के सपने को पूरा कर सकती है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार सरकार पर हमलावर है। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर आंदोलन तक की बात कह दी है। वहीं समाजवादी पार्टी अब इस तैयारी में है कि इसे लेकर संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ यात्रा भी निकाली जाए और इसके माध्यम से कहीं ना कहीं ओबीसी के साथ ही दलित वोटरों को साधने की भी कोशिश की जा रही है। बात सिर्फ समाजवादी पार्टी की नहीं, समूचा विपक्ष एकजुट होकर अपने अपने मोर्चे पर आरक्षण को लेकर सरकार को घेर रहा, फिर चाहे मायावती हो, कांग्रेस हो, रालोद हो या फिर सुभाषपा। क्योंकि बसपा जहां 30 दिसंबर से निकाय पर मंथन करने जा रही, तो वहीं आम आदमी पार्टी 2 जनवरी से यूपी में आरक्षण बचाओ लोकतंत्र बचाओ को लेकर एक बड़ा आंदोलन करने जा रही। सरकार को जो निर्देश मिले थे माननीय सुप्रीम कोर्ट के समय से चुनाव कराने के, और उसी के तारतम्य में इन्होंने जल्दीबाजी में बिना रैपिड सर्वे कराए, बिना आयोग की रिपोर्ट लिए जो पिछड़ी जातियों का रिजर्वेशन दिया वो एक जानबूझ करके लैकुना छोड़ा गया था। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर भाजपा सरकार समूचे विपक्ष के निशाने पर है। मायावती और अखिलेश यादव सरकार पर हमला कर ही रहे हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। दरअसल ओबीसी बहुत बड़ा वोट बैंक है और सभी राजनीतिक दल इस वोट बैंक को साधने के लिए सरकार पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष लामबंद होकर भाजपा को चुनौती दे पाएगा या फिर आरक्षण का एडवेंचर मिस एडवेंचर बन जाएगा? क्योंकि योगी सरकार भी लगातार ये जता रही है कि उसे हाईकोर्ट का फैसला पसंद नहीं आया। इसे इस बात से भी समझ सकते हैं कि सरकार ने कोर्ट के फैसले के 1 दिन के भीतर ही ओबीसी आरक्षण के लिए रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है। इसमें रिटायर्ड IAS चौबे सिंह वर्मा, महेंद्र कुमार रिटायर्ड IAS, संतोष कुमार विश्वकर्मा भूतपूर्व विधि परामर्शी, ब्रिजेश कुमार सोनी पूर्व अपर विधि परामर्शी को शामिल किया गया है। अब यह आयोग न सिर्फ ट्रिपल टेस्ट करेगा बल्कि ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट भी सौंपेगा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद जो कहा गया था उसको अमली जामा पहनाया और आयोग का स्वरूप ऐसा जिसमें जब पूरा जो सर्वे का काम किया जाए, जो ट्रिपल टेस्ट का काम हो, कहीं कोई चूक ना हो, यानी कि एक ऐसा आयोग जिस पर कोई सवाल ना उठा सके। और रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में इस पूरे आयोग को गठित किया गया है जो जल्द ही अपना काम भी करेगा। मतलब विपक्ष भले ही सरकार को घेरे लेकिन सरकार घिरने को तैयार नहीं, क्योंकि बात सिर्फ ओबीसी आरक्षण की नहीं, ओबीसी समाज को हक देने की भी है। सरकार ने जिस तरह से अपने ओबीसी जाति से आने वाले मंत्रियों को आगे किया है, वो ये जताने की कोशिश है कि जितना सम्मान भाजपा ने ओबीसी को दिया उतना किसी ने नहीं दिया। इसे इस बात से भी समझ सकते हैं कि योगी सरकार में 20 मंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये मंत्री यूपी के 50% से ज्यादा ओबीसी वोट को समझा पाएंगे कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जो फैसला आया उसमें सरकार की कोई गलती नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। तो सरकार ने आयोग का गठन कर दिया है और इसे भाजपा का ओबीसी दाव माना जा रहा है। ऐसा क्यों? दरअसल आयोग के अध्यक्ष राम अवतार जाट बिरादरी से आते हैं, अध्यक्ष हैं ये इस आयोग के।
और ये साथ ही पूर्व जज है। चौबे सिंह वर्मा की बात कर ले तो ये जाट बिरादरी से आते हैं, ये आयोग के सदस्य हैं। बाकी सदस्य भी ओबीसी है। यहाँ संतोष कुमार को देख लीजिए, लोहार बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। ब्रजेश कुमार है, स्वर्णकार बिरादरी से इनका ताल्लुक है, सदस्य हैं ये आयोग के। महेंद्र कुमार चौरसिया बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं और इसी को ही भाजपा का ओबीसी दाव माना जा रहा है, क्योंकि आयोग के सभी 5 सदस्य, पांचों के पांचों ओबीसी बिरादरी से हैं। वहीं इसके साथ ही सरकार में 20 मंत्री ओबीसी बिरादरी से हैं। भाजपा के अंदर 89 विधायक ओबीसी से ही है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी ओबीसी हैं और इससे पहले जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह, वे भी ओबीसी रहे हैं। तो इसीलिए इसे बड़ा दाव माना जा रहा है। ओबीसी आरक्षण पर आखिरकार ये महाभारत क्यों छिड़ी हुई है, ये भी जल्दी से जान लीजिए। जहां यूपी में 50% से ज्यादा ओबीसी वोट बैंक है, ऐसे में इसकी महत्वता बढ़ जाती है, क्योंकि जीत और हार का सबसे बड़ा फैक्टर उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक है। जिसके साथ ओबीसी, उसका पलड़ा भारी साफ है। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत ओबीसी ही मानी जाती है, जबकि इसे पहले स्वर्णों की पार्टी कहा जाता था। सवर्ण बिरादरी ज्यादा भाजपा से जुटी हुई है, यह कहा जाता था। बड़ी मेहनत की गई भाजपा के द्वारा, तभी सबसे बड़ी ताकत ओबीसी भाजपा के साथ खड़ी हुई थी। ओबीसी वोट के दम पर 2 बार यूपी में सरकार बनाई गई है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ओबीसी वोट में सेंधमारी की कोशिश कर रही है, सेंध लगाना चाहती है। बसपा दलित के साथ ओबीसी को भी जोड़ना चाहती है। इससे आप समझ सकते हैं कि सभी पार्टियों की कोशिश क्यों ओबीसी को अपने साथ जोड़ने की है, क्योंकि उसकी महत्वता है उत्तर प्रदेश में। अब चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात राहुल गांधी की टी-शर्ट का सियासी पोस्टमार्टम, क्योंकि एक तरफ दिल्ली की ठंड हार्ड कपा रही है, तो वहीं राहुल गांधी इस सर्दी में टी-शर्ट पहनकर घूम रहे हैं। और अब राहुल की टी-शर्ट को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या राहुल को ठंड नहीं लगती? क्योंकि इस सवाल का जवाब खुद आज राहुल गांधी ने दे दिया। लेकिन सवाल राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का है, जिसे लेकर राजनीति गर्म है। यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने एक ऐसी बात कह दी है जो कांग्रेस को चुभ गई है। रहेगी क्या लगातार चल रही है, नहीं काम करेंगे। दिल्ली में शीतलहर प्रचंड, राहुल को क्यों नहीं लगती ठंड? चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली चली चली। राहुल की टी-शर्ट का सियासी पोस्टमार्टम। पूरा उत्तर भारत शीतलहर की मार झेल रहा, कोई अलाव का सहारा ले रहा तो कोई हीटर ब्लोवर चला रहा, पर ठंड है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन इस हाड़ कपा देने वाली सर्दी में राहुल गांधी टी-शर्ट में घूम रहे। अब सवाल इस बात का है कि क्या राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती? क्योंकि दिल्ली की जिस सर्दी का जिक्र सिल्वर स्क्रीन पर बार बार हुआ, उस दिल्ली की सर्दी को राहुल गांधी ने ऐसा चैलेंज दे दिया कि यह सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। क्योंकि ट्विटर पर भी हैशटैग राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती राहुल की टी-शर्ट ट्रेंड करने लगी है। जहां सत्ता पक्ष इसे नौटंकी बता रहा तो विपक्ष गांधी को सुपर ह्यूमन बता रहा। लेकिन अब राहुल गांधी ने अपनी टी-शर्ट को लेकर चल रहे सवालों का जवाब खुद दे दिया। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। ठीक है, टी-शर्ट ही रहेगी क्या लगातार चल रही है, नहीं काम करेंगे। राहुल गांधी की टी-शर्ट खूब वायरल हो रही है। इस वक्त जिस तरह से दिल्ली की सर्दी में राहुल गांधी को सिर्फ एक टी-शर्ट में देखा जा रहा है, उसको लेकर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लगती। गौरतलब है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त खूब चर्चा में है। हालांकि फिलहाल यात्रा पर ब्रेक है, जो 3 जनवरी को यूपी से फिर एक बार शुरू होगी। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए यूपी में विपक्ष के कई नेताओं को न्योता भेजा है। कांग्रेस की कोशिश समूचे विपक्ष को एक मंच पर लाने की है, ताकि 24 की पिच पर भाजपा को सीधी टक्कर दी जा सके। लेकिन यूपी पहुंचने से पहले ही राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर राजनीति शुरू हो गई। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भारत जोड़ो यात्रा को विदेश से आई भीड़ बता दी। वक्त की बात है, वो अब राहुल गांधी कहाँ करंट, कहाँ भारत जोड़ो यात्रा, नहीं भीड़ तो एक राष्ट्रीय पार्टी हो जिसके
कई प्रदेशों में सरकार हो और 70 साल से सत्ता में रही हो और विदेशी ताकतें उनके साथ रही हो, तो जिसके पास इतनी शक्ति उतना तो करंट दिखेगा ही दिखेगा। मतलब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर उनकी सफेद टी शर्ट, दोनों की चर्चा खूब हो रही। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि क्या राहुल गांधी यूपी की जमीन को कांग्रेस के लिए उपजाऊ बना पाएंगे, क्योंकि 1989 के बाद से यूपी की धरती कांग्रेस के लिए बंजर होती रही। कहने के लिए कांग्रेस के पास अब सिर्फ रायबरेली की सीट बची है। ऐसे में सवाल यह है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से यूपी में कांग्रेस के अंदर वो गर्मी पैदा कर पाएंगे जो दिसंबर की सर्दी में राहुल के अंदर नजर आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात इरफान सोलंकी की, जिनकी मुश्किल थमने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि जब से इरफान की जेल बदली हुई है, इरफान पर मुकदमों की बाढ़ आ गई है। और अब इरफान की 8 साल पुरानी एक कुंडली खुलने वाली है, जो अगर खुल गई तो इरफान की मुश्किल और ज्यादा बढ़ जाएंगी। सपा विधायक की टेंशन हाई, बात मेडिकल कुंडली पर आई। इरफान पर बढ़ी मुकदमों की रफ्तार, कानपुर मेडिकल कॉलेज से जुड़े तार। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते 2 महीनों में इरफान पर 8 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिससे इरफान पर दर्ज मुकदमों की संख्या अब 17 तक पहुंच चुकी है। लेकिन इरफान सोलंकी के खिलाफ शिकायत रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि अब पुलिस को मिली शिकायतों की संख्या 42 बताई जा रही है। गैंगस्टर एक्ट में पाबंद करने के साथ ही 3 नए मुकदमे हुए हैं और मुकदमों की संख्या अब इरफान सोलंकी पर 17 तक पहुंच गई है। पिछले 2 महीने की अगर बात की जाए तो 8 मुकदमे इरफान सोलंकी के खिलाफ लिखे गए हैं, जिससे उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लेकिन आने वाले दिनों में भी उन्हें कोई राहत मिलती नहीं दिखती, यानी मुश्किलें और बढ़ेंगी। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में इरफान सोलंकी पर कुछ नए मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा संकट साल 2014 में हुए कानपुर मेडिकल कॉलेज कांड का है। हालांकि पुलिस के अधिकारी इस मामले में सीधे तौर पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पुलिस इस मामले की विवेचना कर रही है, उससे इरफान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, हमने 2 केसेस में चार्जशीट फाइल कर दिया है। गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसकी विवेचना कैंट थाने को दी गई है, और बाकी जो केसेस विवेचनाधीन है हम उसको तेज़ी से विवेचना समाप्त करके माननीय न्यायालय के समक्ष सौंप देने का काम कर रहे हैं। तो विवेचनाओं को तेज़ी से क्वालिटेटिवली किया जा रहा है, उसे तेज़ी से पूरा करके हम न्यायालय को दे देंगे। जानकारी के मुताबिक साल 2014 के मेडिकल कॉलेज कांड की फाइलों को खंगाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि साल 2014 में इरफान सोलंकी का मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से विवाद हुआ था, जिसमें पुलिस ने डॉक्टरों को बहुत बुरी तरीके से पीटते हुए गिरफ्तार किया था, जिसके बाद विरोध में डॉक्टरों ने स्ट्राइक तक की थी। लेकिन तब सूबे में सपा की सरकार थी, इसलिए डॉक्टरों की कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस आ गई, आपस में ये झगड़ा चल रहा था। विधायक जी ने पुलिस को बुलाया, पुलिस आई, उन्होंने बहुत ज़्यादा मारपीट करी बच्चों के साथ। मतलब जितना क्राइम कुछ भी रहा होगा, थोड़ा बहुत जो भी, पर डिसप्रोपोर्शनेटली उनको मारा पीटा। अंदर गेट के अंदर बंद करके हॉस्टल्स में जा के घुस के मारा। मतलब चीख पुकार मच गई, बच्चे छतों से कूदने लग गए, गोलियां चलाई उनके ऊपर। डॉक्टरों पर कितना अत्याचार हुआ था और किसके कहने पर हुआ था, इसको लेकर पुलिस अब एक्शन में है। मतलब एकदम साफ है, 8 साल पहले मेडिकल कॉलेज की कुंडली जल्द खुलने वाली है और इरफान की मुश्किल और बढ़ने वाली है। कानपुर से रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।